हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि हम लोग इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक को देखें तो जब से राइट इशू आया है उसके बाद में स्टॉक प्राइस चला नहीं है और काफी दिन से ये कंसोलिडेशन फेस में नजर आ रहा है। साथ ही साथ इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को यदि हम लोग समझने लगे, पूरी की पूरी कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। जैसे कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के नेम को चेंज करके सम्मान कैपिटल लिमिटेड किया गया है। जितने भी हिस्ट्री में पुराने जो दाग धब्बे थे, प्रमोटर को दिसंबर 2000 में बाहर कर दिया है। तो पूरी की पूरी जो कंपनी है, एफआईआई या डीआईआई चला रहे हैं, जो भी बोर्ड मेंबर है उनका डिसीजन वहां पर लिया जा रहा है। उसी डिसीजन के बिहाफ पर इसका नेम भी चेंज किया गया, पूरी की पूरी ब्रांडिंग चेंज कर दी गई है। तो इस सारे नतीजों के मद्दे नजर रखते हुए कहीं ना कहीं कंपनी अपने बिजनेस को सही तरीके से रन करने की कोशिश कर रही है। उसको लिए हम लोग फाइनेंशियल को भी समझेंगे, साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न को भी समझ रहे होंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर एक नजर डालिएगा, यदि हम लोग इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को देखने लगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई से करंट में अभी 86% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। तो लुक एट दिस गाइस, यदि कंपनी अपने बिजनेस को ट्रैक पर ले आती है और अगेन ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर जाता है तो जो हमारा रिटर्न है वो 650% का बनेगा। यानी कि जो पैसा हम लोग लगाएंगे इन द लॉन्ग रन लगभग 6.5 गुना होने की प्रोबेबिलिटी भी रखता है ये स्टॉक। अब यहां पर कंप्लीटली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोग देखोगे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का जो नेम है वो चेंज करके सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर दिया गया है। द हिंदू बिजनेस लाइन की तरफ से 4 जुलाई 2024 को अपडेट किया गया, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस नेम चेंज टू सम्मान कैपिटल लिमिटेड। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस नेम को चेंज करने के लिए, यानी कि जो पहले नाम इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस था उसको चेंज करके सम्मान कैपिटल लिमिटेड करने के लिए इनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि आरओसी से सर्टिफिकेट लेना पड़ा। साथ ही साथ आरबीआई से न्यू सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराया इन्होंने, एनबीएफसी एंड आईसीसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी के नाम से। तो यहां पर पूरी की पूरी ब्रांडिंग इन्होंने चेंज कर लिया। और ये कब हुआ? जब पूरे के पूरे प्रमोटर बाहर हो चुके हैं, कंपनी एफआईआई और डीआईआई बेसिकली यहां पे चला रहे हैं। अब चीजों को समझने की प्रयास करते हैं। इसके यहां पर हम लोग चलते हैं कि बेसिकली यहां पे पूरी की पूरी कंपनी में चल क्या रहा है। देखिए, अभी जो भी लेटर वगैरह कंपनी इशू कर रही है वो सम्मान कैपिटल के नाम से, चूंकि नेम चेंज हो चुका है। जैसे ही ये एनएससी बीएससी को लेटर देती है तो अभी जो ट्रेड हम लोग देखते हैं इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के नाम से, वो भी जो है चेंज होते हुए कहीं ना कहीं हम लोगों को नजर आएगा। यहां पर समझने का ट्राई करिएगा कि कंपनी किस प्रकार ट्रैक पर आते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले यदि हम लोग इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को देखने लगे, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10,000 करोड़ का है, यानी कि छोटी कंपनी है। और इस 10,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को 20,000, 30,000 और 40,000 होने में समय नहीं लगेगा यदि कंपनी अपने बिजनेस को सही ट्रैक पर चलाती है। साथ ही साथ यहां पर यदि हम लोग इसकी वैल्यूएशन को देखने लगे, यदि हम लोग पी रेशो देखें तो यहां पर जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 8.26 के पी पर ट्रेड कर रहा है। वहीं पर यदि हम लोग पूरी की पूरी इंडस्ट्री यानी कि इतनी पीयर ग्रुप कंपनी है उस सारी इंडस्ट्री के मीडियम पी को देखते हैं तो 23.55 के पी पर नजर आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो इसके हाफ पर भी हम लोगों को देखने को, हाफ से भी कम पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज हम लोगों को ठीक ठाक नजर आ रही है। साथ ही साथ एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है उसकी जो बुक वैल्यू है वो यहां पर 268 रुपीज दिखा रहा है। ये लगभग बुक वैल्यू 300 के ऊपर है। बिकॉज रीजन क्या है, जब हमारा राइट इशू आया था, राइट इशू आने के दौरान इन्होंने नंबर ऑफ शेयर तो इंक्रीज कर दिए लेकिन रिजर्व को इंक्रीज नहीं किया है, जिस वजह से यहां पर ये करेक्ट बुक वैल्यू नहीं शो कर रहे हैं। ये screener.in वाले काफी जल्दी आई थिंक इसको अपडेट कर देंगे। तो यहां पर इसकी जो बुक वैल्यू है यदि आप लोग कैलकुलेट करोगे वो लगभग 300 के ऊपर निकल के आती है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हो स्टॉक प्राइस अपनी बुक वैल्यू से लगभग हाफ पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। यानी कि स्टॉक प्राइस ओनली अपनी बुक वैल्यू तक भी जाता है, और जो कि जाना सिंपल है क्योंकि जिस तरीके से कंपनी बिजनेस कर रही है डेफिनेटली जो है फिर भी हमारा पैसा डबल होते हुए नजर आ रहा है। अब यहां पर चीजों को समझिएगा, कंप्लीटली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि चीजें आपकी क्लियर हो। सबसे पहले यहां पर यदि हम लोग पीयर ग्रुप कंपनी को यहां पर देखने लगे, सबसे पहले यदि हम लोग देखें यहां पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, इसकी जो बुक वैल्यू है वो 83 रुपीज की है और करंट प्राइस जो चल रहा है वो 335 रुपीज का चल रहा है। यानी कि अपनी बुक वैल्यू से ये स्टॉक सेम सेक्टर का 4 टाइम नजर आ रहा है।
साथ ही साथ यदि हम लोग और कंपनी को देखने लगे, जैसे कि हम लोग LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखें, LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो बुक वैल्यू है वो लगभग 572 रुपीस है। ये भी लगभग डबल पर हम लोगों को कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। उसके अलावा यदि हम लोग PNB हाउसिंग फाइनेंस को देखने लगे तो PNB हाउसिंग फाइनेंस की जो बुक वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है वो 575 रुपीस नजर आ रही है, और यहाँ पर जो करंट प्राइस है वो 799, यानी कि 1.5 टाइम तो लगभग हम लोगों को नजर आ रहा है। यानी कि जितनी भी पीयर ग्रुप कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड या NBFC कंपनी है, वो सभी स्टॉक कहीं ना कहीं अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ 3 टाइम, 4 टाइम, कुछ 1.5 टाइम, कुछ 2 टाइम नजर आ रहे हैं। और हमारा जो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है उसकी यदि बात करें, वो अपनी बुक वैल्यू के हाफ पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि उसकी बुक वैल्यू 300 रुपीज है और वो अभी करंट में ट्रेड कर रहा है 170 रुपीज के आसपास। यदि वो अपने बुक वैल्यू को भी मैच करता है तब भी हमारा पैसा कहीं ना कहीं डबल होते हुए नजर आएगा। उसके अलावा यहां पर चीजों को समझिएगा, यदि हम लोग PNB हाउसिंग फाइनेंस को यहां पर देखने लगे, यदि गाइस आप सभी लोगों को पता है NBFC कंपनी का बेसिकली काम क्या है, NBFC कंपनी का काम है लोन लेकर आगे लोन प्रोवाइड कराना। जैसे कि यहां पर ये जो है लोन लेते हैं, उसके बाद में हायर इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका जो बीच का गैप बेसिकली होता है वहां से ये प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहां पे कंपनी का ज्यादा से ज्यादा फायदा कब होगा, वो गैप हमारा मिल जाए। उसके अलावा यदि वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले सके और उस लोन को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उस सिचुएशन में NBFC कंपनी ज्यादा फायदा कमाते हुए नजर आएगी। इस केस में यदि आप लोग थोड़ा सा यहां पर फोकस करो, यदि हम लोग देखने लगे PNB हाउसिंग फाइनेंस, इसकी पीयर ग्रुप कंपनी की बैलेंस शीट को यहां पर देखें, तो यहां पर यदि आप लोग बैलेंस शीट को देखते हो तो यहां पर हम लोगों को नजर आ रहा है कि जो पंजाब नेशनल बैंक, जो पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस है, जो PNB हाउसिंग फाइनेंस है, उसके पास में अभी करंट सिनेरियो में इक्विटी कैपिटल की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 260 करोड़ के आसपास है, एंड रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इसके पास कहीं ना कहीं 14,673 करोड़ का नजर आ रहा है। यानी कि हम ओवरऑल मान लेते हैं कि टोटल लगभग हमारा 15,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास में अपना रिजर्व पड़ा हुआ है, अपना पैसा पड़ा हुआ है। अब इस पैसे के बिहाफ पर यदि आप लोग यहां पर बोरोइंग को देखने लगे तो इसकी जो बोरोइंग नजर आ रही है वो लगभग हमको 55,000 करोड़ की नजर आ रही है। यानी कि जितना इसके पास में खुद का पैसा है उसके बिहाफ पर इसने जो पैसा लिया हुआ है वो कहीं ना कहीं 55 करोड़ का लिया हुआ है, तो जो कि हमारा कितना गुना हो जाता है, यदि हम लोग 15 से देखें तो लगभग 3 गुना से ज्यादा पैसा ये लिए हुए हैं। वहीं पर यदि हम लोग देखने लगे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को, तो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में यदि हम लोग इस चीज को देखें, यहां पर हम लोग जाते हैं कहीं ना कहीं इसकी बैलेंस शीट को थोड़ा सा देखते हैं। यदि आप लोग इसकी बैलेंस शीट को देखोगे तो यहां पर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, कंपनी का जो रिजर्व है वो यहां से आप लोग देखोगे लगभग 19,689 करोड़, साथ ही साथ 113 करोड़ का इक्विटी कैपिटल भी है इसके पास में, और साथ ही साथ अभी जो राइट इशू के थ्रू इसने लगभग 3500 करोड़ के आसपास जो पैसा उठाया है वो भी यदि हम लोग यहां पर जोड़ने लगे, मिला के कंपनी के पास में खुद का पैसा कितना हो गया, लगभग हम लोग मान लेते हैं कि 23,000 करोड़ के आसपास हो गया। उस 23,000 करोड़ पर कंपनी ने बोरोइंग कितनी ली हुई है, यहां पर आप लोग देखोगे जो बोरोइंग है वो 48,000 करोड़ के आसपास है। यानी कि लगभग 2 टाइम नजर आ रही है, यानी कि ओनली 2 गुना जो है बोरोइंग इसने ली हुई है जो इसके पास में खुद का पैसा है। जबकि PNB हाउसिंग फाइनेंस ने इसको कितना लिया हुआ है, PNB हाउसिंग फाइनेंस ने 3 गुना से भी ज्यादा बोरोइंग कहीं ना कहीं ली हुई है। साथ ही साथ यदि हम लोग और इसके पीयर ग्रुप कंपनी को देखने लगे, जैसे कि यदि हम लोग LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखें तो यहां पर LIC हाउसिंग फाइनेंस को थोड़ा सा आप लोग देखोगे तो चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। यहां पर यदि हम लोग LIC हाउसिंग फाइनेंस की बैलेंस शीट को देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के पास में खुद का जो रिजर्व पड़ा हुआ है वो 31,000 करोड़ है, एंड यहां पर 110 करोड़ का उनका इक्विटी कैपिटल है। तो लगभग हम लोग मान लेते हैं टोटल राउंड फिगर में 31,000 करोड़ का खुद का पैसा है LIC हाउसिंग फाइनेंस के पास में। उसके बिहाफ पर यदि आप लोग बोरोइंग देखोगे कंपनी ने कितना बोरोइंग लिया हुआ है, यहां पर आप लोग देख सकते हो 2,52,618 रुपीस का बोरोइंग लिया हुआ है,
जो कि आप लोग देख सकते हो लगभग 8 गुना बोरोइंग लिया हुआ है, यानी कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के पास में खुद का पैसा ओनली 31,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसने जो बोरोइंग ली हुई है वो लगभग 2,52,000 करोड़ की ली हुई है, जो कि खुद के पैसे के लगभग 8 गुना है। तो यहां पर यदि हम लोग देखने लगे सम्मान कैपिटल को या बोले इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को, इसके पास में हम लोगों को काफी गैप नजर यहां पे क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इसके पास में जो अभी खुद का रिजर्व बेसिकली हो गया है वो बढ़कर लगभग 23,000 करोड़ के आसपास हो गया है। यहां पर अभी जो राइट इशू है उसका पैसा नहीं ऐड हुआ है, उसका भी पैसा रिजर्व में यदि ऐड होगा तो ये जो है बढ़कर कहीं ना कहीं हम लोगों को 23,000 करोड़ के आसपास नजर आएगा या उससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा नजर आएगा। तो उसके बिहाफ पर हम लोग समझ सकते हैं कि भाई ना मानो लगभग 5 गुना भी यदि ये बोरोइंग लेके आगे बांट देती है, आगे जो है लोन देती है, तो कंपनी का जो बिजनेस है, जो अभी जो नेट प्रॉफिट कर रहा है उसका लगभग 3 से 4 गुना नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं होते हुए नजर आएगा। क्योंकि अभी जो हम लोगों को नेट प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को जो नेट प्रॉफिट मिल रहा है वो लगभग इतने पैसे को आगे लोन पर दे रही है, उसके इंटरेस्ट पर जो है कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट उसको हो रहा है वहां पर वो नेट प्रॉफिट उसको मिल रहा है। लेकिन यहां पर यदि ये अपनी बोरोइंग को बढ़ा लेती है, बोरोइंग को बढ़ा के आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो डेफिनेटली यहां पे काफी अच्छा स्कोप नजर आ रहा है। अब यहां पर देखिएगा कंपनी की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर यदि हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट इसका देखने लगे तो आप लोग देखोगे किसी भी साल में कंपनी जो है नेट प्रॉफिट में है, ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस मेकिंग हम लोगों को नजर आ रही है। यहां से कंपनी ने यहां पर देखोगे अपने नेट प्रॉफिट में ही नजर आ रही है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ यदि हम लोग बैलेंस शीट यहां पर देखने लगे तो बैलेंस शीट में लगातार कहीं ना कहीं हम लोगों को रिजर्व इसने इंक्रीज करते हुए दिखाया है और हाईएस्ट रिजर्व इन इक्विटी कैपिटल अभी इसके पास में करेंटली है। तो यहां पे पूरी की पूरी कहानी हम लोगों को क्लियरली नजर आ रही है कि कंपनी बेसिकली किस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रही है। अब गाइस यहां पर हम लोग टेक्निकल को समझने का ट्राई करेंगे कि बेसिकली चार्ट के ऊपर क्या इंडिकेशन नजर आ रहा है, क्या हम लोगों को कोई पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हमारे पास में कोई पर्टिकुलर टारगेट हो, तो उन चीजों को समझने का ट्राई करेंगे। अब गाइस यहां पर आप लोग इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का वीकली चार्ट देख सकते हो। यहां पर थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा कि स्टॉक प्राइस बेसिकली किस प्रकार बिहेव कर रहा है और करंटली क्या सिनेरियो नजर आ रहा है। यहां पर यदि हम लोग यहां पर वीकली टाइम फ्रेम में देखने लगे तो यहां पर यदि हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहां पर क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि स्टॉक ने यहां पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में यहां पर कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक ने यहां पर एक स्ट्रांगली सपोर्ट जो है बनाया था, जिस सपोर्ट का बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया और यहां पर कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस बार बार सपोर्ट पर आता था, देन इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेके अगेन सपोर्ट पर आया, देन फाइनली यहां पर रेजिस्टेंस लिया, देन थोड़ा सा नीचे ड्रॉ डाउन किया, उसके बाद में फाइनली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में इस पॉइंट के अराउंड कहीं पर हमारा राइट इशू का न्यूज आता है। राइट इशू के बाद में स्टॉक प्राइस थोड़ा सा डाउन आता है, देन यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। एंड यहां पर यदि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा देखने लगे तो डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों को क्या होते हुए नजर आया, स्टॉक प्राइस ने यहां पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट किया, वो रेजिस्टेंस हमारा क्या लेवल का था, यहां पर लगभग 210 रुपीस के आसपास एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस के ऊपर नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जब स्टॉक प्राइस यहां से नीचे आया तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन के सहारे कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था। आप लोग देख सकते हो यहां पर सपोर्ट लिया, यदि मैं इसको करेक्टली ड्रॉ करने लगूं तो यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, देन फाइनली यहां पर ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में स्टॉक ने यहां पर उसको अगेन रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद में अगेन ये नीचे आया और नीचे आने के बाद में सबसे अच्छी बात क्या है कि सेम ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आया। करंट सिनेरियो में यहां पर जो एक ट्रेंड लाइन थी उसको डेफिनेटली ब्रेक करके ऊपर यहां पर नजर आ रही है। अभी थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा कि बेसिकली स्टॉक प्राइस कर क्या रहा है। तो यहां पर सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या नजर आ रही है, यदि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखने लगे तो यहां पर जो हमारी एक ट्रेंड लाइन थी जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका ब्रेकआउट हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। उसका ब्रेकआउट मिलने के बाद में यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है वो लगभग 210 के आसपास नजर आ रहा है। एंड यहां पर यदि करंट सिनेरियो में हम लोग देखने लगे तो हम लोगों को क्या चीज नजर आ रहा है, करंट सिनेरियो में यहां पर यदि हम लोग देखने लगे
करंट सिनेरियो में, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने इस चैनल को ब्रेक किया। यदि हम लोग इस चैनल को भी ड्रॉ करने लगे तो आप लोगों को क्लियरली यहाँ पर नजर आएगा ये जो है एक चैनल जो है प्रॉपर बनाया था। यदि मैं इस ट्रेंड लाइन को भी हटा दूं तो जब ये स्टॉक प्राइस डाउन आया तो इस चैनल को बना के यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, देन अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। देखो सिमिलर कहानी पास्ट में भी स्टॉक प्राइस जो है कर चुका है। यदि आप लोग यहां पर देखने लगो तो यहां पर चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। स्टॉक प्राइस सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक प्राइस यहां पर ये ट्रेंड लाइन जो है अगेन इसने बनाया था, इसको ब्रेक करके स्टॉक प्राइस नीचे आता है एंड यहां पर कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए हम लोगों को नजर आया था। यदि आप लोग यहां पर देखने लगो, यहां पर एक छोटा सा कप विथ हैंडल पैटर्न इसने बनाया था। यहां पर आप लोग देखोगे ये हमारा पूरा का पूरा कप बनाया था और यहां पर हैंडल बना के, डबल हैंडल बना के ऊपर जाते हुए नजर आया। सेम सिनेरियो कहीं ना कहीं करंट सिनेरियो में भी हम लोगों को नजर आ रहा है। एक तो इस चैनल को इसने ब्रेक कर दिया है और साथ ही साथ यदि हम लोग यहां पर थोड़ा सा देखने लगे तो आप लोगों को यहां पर क्लियरली नजर आएगा, यहां पे ये प्रॉपर तो हमारा टचिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक कप जो है कंसीडर्ड कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो यहां पे ये हमारा एक छोटा सा कप और कहीं ना कहीं यदि ये हमारा एक हैंडल में तब्दील होता है तो यहां से ये ब्रेकआउट हम लोगों को मिलने के चांसेस हैं। तो इसके बिहाफ पर भी यदि हम लोग देखने लगे तो जो हमारा टेक्निकल टारगेट बेसिकली निकल के आएगा, जो सबसे शॉर्टर टाइम फ्रेम में यदि हम लोग देखने लगे तो इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो नजर आ रहा है वो लगभग 234 रुपीज के आसपास नजर आ रहा है। जो हमारा करंट रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है उसको क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। देन उसके बाद में यहां पर जो हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम देखा, यदि उस बिहाफ पर हम लोग देखने लगे कि उस रेजिस्टेंस जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसका जो ब्रेकआउट हुआ, उस बिहाफ पर जो हमारा टेक्निकल टारगेट जो है बेसिकली निकल के आ रहा है वो हमारा क्या निकल के आ रहा है, वो समवेयर अराउंड हमारे स्टॉप लेवल का निकल के आ रहा है, जिसका प्राइस जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को 335 रुपीज के आसपास निकल के आ रहा है। यदि हम लोग करंट मार्केट प्राइस से उसके गेन को देखने लगे तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों को 96 या 98% के गेन जो है नजर आ रहे हैं। तो ये काफी अच्छा गेन है। यदि 98% का गेन लगभग 2 ईयर में भी आता है फिर भी एक काफी अच्छा रिटर्न कहीं ना कहीं माना जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ऑल इंफॉर्मेशन से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस एक स्ट्रक्चर बनाते हुए नजर आ रहा है। चार्ट के ऊपर भी हम लोगों को कहीं ना कहीं वो इंडिकेशंस जो है नजर आ रहे हैं। काफी एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कहीं ना कहीं रिटेस्ट करके कंसोलिडेशन फेज में वहां पर भी एक कप विद हैंडल पैटर्न बना के ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे डॉट यदि आप लोग कनेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी नजर आती है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि ये वीडियो का उद्देश्य कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टिंग करने से पहले खुद की रिसर्च कर लीजिए, या यदि आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो डेफिनेटली उससे एडवाइस करिएगा। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, जो भी मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग के लिए स्टडी करता हूं वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो डेफिनेटली एक थम्स अप करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।